चलिए देखिए, हम लोग जो है पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। लॉन्ग क्वेश्चन में अभी तक आपको 2 क्वेश्चन बताया गया है, लेकिन दोनों क्वेश्चन जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम पहले आपको ये समझा देते हैं कि इस सेम टाइप पर कितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। इस पर 3 पूछ सकता है। तीनों क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। पहला 2 क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया गया है वो पहले बता देते हैं। करा कि एक डायपोल था, तो मान लीजिए एक माइनस क्यू और एक क्या होगा बोलिए तो प्लस क्यू, यानी 2 चार्ज का यह सिस्टम हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कितना है 2d। क्या है 2d। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है बताइए? डायपोल कहलाता है। यानी इस सिस्टम का क्या नाम है? डायपोल। यानी आपको बताया गया था पहले भी कि डायपोल एक सिस्टम होता है जिसमें 2 चार्ज होगा, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर अलग अलग होगा और डिस्टेंस वेरी शॉर्ट होगा। तो ये सिस्टम का नाम क्या है? डायपोल है। अब आगे देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है, और 3 नहीं आप इसको 6 बोलिए। 6 क्वेश्चन पूछता है इस पर, सिर्फ इस डायपोल पर 6 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है जो आपको पढ़ाया भी जा चुका है कि आप डायपोल का एक एक्सिस ले लीजिए। ये बताइए क्या है? ये डायपोल का क्या हो गया? एक्सिस। अब इस डायपोल के एक्सिस पर कहीं भी कोई आप एक पॉइंट ले लीजिए, P, मान लीजिए P पॉइंट है, और इस P पॉइंट पर 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पहला पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्या पूछेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन कराया गया है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है पोटेंशियल क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछता है? पोटेंशियल भी क्या होगा। जानते हैं ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन चौथा हम करवाएंगे। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ गया। 2 क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए ये डायपोल का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से ये एक एक्सिस खींच दीजिए, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, कोई एक पॉइंट ले लीजिए P, और यहाँ भी आपको 2 चीज़ पूछेगा। एक पहला क्या पूछेगा? E बराबर वाट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगा, और फिर यहाँ भी क्या पूछेगा? V बराबर वाट। बताइए टोटल कै गो क्वेश्चन हो गया? 4 गो हो गया कि नहीं? यानी डायपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालिए। फिर क्या पूछ रहा है? डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या निकालिए? पोटेंशियल निकालिए। और एक तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अब डायपोल का ना आप एक्सिस लीजिए ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लीजिए, कोई एक पॉइंट ले लीजिए, एनी पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लिए कोई P, और इस पॉइंट पर जो P पॉइंट है यहाँ पर फिर से ये दोनों चीज़ पूछ देगा कि भाई E कितना होगा और V कितना होगा। अब टोटल आप कै गो लॉन्ग क्वेश्चन देखे यहाँ से? 6 गो। इसमें से पूछेगा कै गो एग्जाम में? 1 गो। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कै गो देखे? 6 गो। आप पूछेगा कै गो? 1 गो। लेकिन आपको देखिए, अब आप इसका रट्टा नहीं मारिए, इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए, चाहे E का कंसेप्ट हो चाहे V का कंसेप्ट हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हो या पोटेंशियल का कंसेप्ट हो, करना क्या है? तो माइनस Q चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको निकाल लीजिए, प्लस Q चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको निकाल लीजिए। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, और अब ये देख लीजिए कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, दोनों का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में अगर आ जाता है तो दोनों को जोड़ दीजिए, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है तो घटा दीजिए। ये कंसेप्ट है इसका। अच्छा, पोटेंशियल कैसे निकलेगा? फिर से वही काम, इस माइनस Q के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल होगा और प्लस Q के कारण कितना पोटेंशियल होगा, निकाल लीजिए। और पोटेंशियल के पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए उसको सिर्फ और सिर्फ जोड़ दीजिए। उसमें घटाव उठाव करने की कोई जरूरत नहीं, उसको डायरेक्ट क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ भी वही कंसेप्ट, फील्ड निकालना हो या पोटेंशियल निकालना हो, कंसेप्ट सेम है। इसके कारण यहाँ कितना फील्ड होगा या इसके कारण यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, निकाल लीजिए। फिर इसके कारण यहाँ कितना फील्ड होगा या कितना पोटेंशियल होगा उसको निकाल लीजिए। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन देखेंगे क्योंकि वो वेक्टर है। आप पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं देखेंगे, उसमें डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेंगे कि किधर किधर है, फिर उसके बाद उसको ऐड कर देंगे। यहाँ भी आपको क्या लगता है, सेम काम करना होगा कि नहीं? इसके कारण क्या पोटेंशियल है, इसके कारण क्या फील्ड है, इसके कारण क्या पोटेंशियल है, इसके कारण क्या फील्ड है, उसको निकालिए। आप फील्ड का डायरेक्शन देख के जोड़िए, आप पोटेंशियल को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। यानी क्वेश्चन तो 6 गो है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है।
हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन के फेर में मत पड़िए, नहीं तो क्वेश्चन का गिनती तो 6 होने लगेगा, लेकिन यहाँ इस सब मिला करके आप एक ही क्वेश्चन कहिए कि एक ही क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, एक्सिस वाला फील्ड पहला क्वेश्चन था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला फील्ड दूसरा क्वेश्चन था, तो एनी पॉइंट पर फील्ड कौन होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा। और उसके बाद यही 3 को किस में करेंगे, पोटेंशियल में। तो अभी हम फील्ड के बारे में ही जान रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। आप लोग को जो क्रैश कोर्स का असाइनमेंट दिया गया है उसमें भी इस क्वेश्चन को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और ये कौन सा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। किस चैप्टर का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन का 3rd नंबर हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट in a space of electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमें विद्युत द्विध्रुव के आस पास के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। बोलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और फिर उसके बाद समझाते हैं कैसे काम करना है। सब में यही कीजिएगा, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सीधा पढ़िए और उल्टा इसका फिगर बनाइए, यानी उल्टा बनाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद एक पॉइंट लेना है, कहाँ पर, उस डाइपोल के आसपास में कहीं भी, और उसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले क्या बना है, डाइपोल। उधर से स्टार्ट कीजिए, आपको बनाना है सबसे पहले एक डाइपोल। तो चलिए हम यहाँ एक डाइपोल बना देते हैं। ये है हमारा -q चार्ज, ये क्या है -q, ये क्या है बोलिए +q, और ये डिस्टेंस कितना है बोलिए 2d, कितना है 2d। कोई दिक्कत है, डाइपोल बन गया। ये डाइपोल का क्या होगा देखिए तो मिड पॉइंट। कोई दिक्कत, बोलिए जी कोई दिक्कत है, नहीं है। अब बताइए इसके स्पेस में कहीं भी एक पॉइंट लेना है, लेकिन ध्यान रखिए एक्सिस में नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दोनों का एक स्पेशल केस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट क्या ले लिए, P। अब इस P पॉइंट को आप क्या कीजिए, मिड पॉइंट से मिला दीजिए और इसके डिस्टेंस को मान लीजिए आप r। कोई दिक्कत है, यही काम हम लोग उस समय भी करते थे। एक्सिस में भी डिस्टेंस कहाँ से लिए थे, मिड पॉइंट से। परपेंडिकुलर में भी डिस्टेंस कहाँ से लिए थे, मिड पॉइंट से। कोई दिक्कत है, इसको मिला दिए। अब ध्यान दीजिए, इंटरेस्टिंग बात है। क्या बात इंटरेस्टिंग है इसमें, तो देखिए डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हम आपको बताए थे, याद है। हम इसको शॉर्टकट मेथड से चलेंगे, लॉन्ग मेथड से चलिएगा तो बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। शॉर्ट मेथड सीखिए इसका। ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है -2+। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो है ये डायरेक्शन किसका होगा, तो ये डायरेक्शन होगा P का। P यानी डाइपोल मूवमेंट का। कोई कष्ट है। तो अब बताइए अगर इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है यानी -2+, तो इसका हम 2 कंपोनेंट तोड़ देते हैं। 2 कंपोनेंट कौन कौन सा होगा, तो देखिए एक इस एक्सिस में हो जाएगा, कोई दिक्कत, एक कंपोनेंट इस एक्सिस में होगा और एक कंपोनेंट होगा आपको इस एक्सिस में।
यानी इसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस में कोई कष्ट है? बोलिए, बात समझ में आया? यानी इस डायपोल मोमेंट का हम क्या तोड़ दिए? कंपोनेंट तोड़ दिए। तो एक कौन हुआ? इस एक्सिस में, और एक हुआ इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में। कोई दिक्कत? अब ये जो पॉइंट P वाला जो हम डिस्टेंस लिए हैं, ये इससे किसी ना किसी एंगल पर होगा कि नहीं जी? तो मान लीजिए इससे किस एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। कोई दिक्कत? अब बताइए, आपको पता होगा इसका कंपोनेंट ये है और ये है, तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल होता है उसको किस में लिखते हैं? कॉस थीटा में। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए तो? P कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बोलिए तो? P कॉस थीटा। कैसे? तो डायपोल मोमेंट P का यह वो कंपोनेंट है जिसके साथ एंगल बन रहा है, तो ये किस में लिखाएगा? P कॉस थीटा में। और ये किस में लिखाएगा बताइए तो? P साइन थीटा में। बोलिए भाई, कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर हम इसको मान लेते हैं एक्सिस, क्या मान लेते हैं? एक्सिस। इसको एक्सिस मानते हैं, तो ये उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं? और पिछले क्लास में हम इस दो चीज़ का कैलकुलेशन कर चुके हैं। ये डाइपोल का एक्सिस था और ये डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, याद है? यानी ये क्या था? एक्सिस, और ये क्या था? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? तो भाई हम इसको अगर ऐसे इस एक्सिस को ऐसे घुमा दें तो क्या ये एक्सिस ऐसे बन जाएगा कि नहीं? यानी ये वाला एक्सिस वाला टर्म हो जाएगा, तो ये वाला इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत? या अगर मान लीजिए हम इसी को एक्सिस मानते, अगर इसको एक्सिस मानते तो क्या हम इसको परपेंडिकुलर नहीं कह सकते थे भाई? क्योंकि दोनों तो एक दूसरे पर 90 बनाता है। तो इसको एक्सिस मानो तो ये परपेंडिकुलर, या इसको एक्सिस मानो तो ये परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत? तो चलिए अब यहाँ पर हम देखना क्या चाह रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। हमको निकालना क्या है एक्चुअली में? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम यहाँ किस में इसको रिजॉल्व किए हैं? डाइपोल मोमेंट में किए हैं। तो अब बताइए ये क्या है? इसको हम क्या मान रहे हैं? एक्सिस। क्या मान रहे हैं? एक्सिस। तो ये क्या होगा बोलिए? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। होगा कि नहीं? अब आप हमको बताइए, पिछला 2 क्लास अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो पता होगा, एक्सिस में ये एक्सिस है, इसको एक्सिस मानिए या इसको एक्सिस मानिए, इसको एक्सिस मानिए। तो बताइए एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? याद है? एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कॉपी पलटिए, देखिए एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए। पिछला 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताया गया है और आप लोग उसको देखे भी नहीं है। देखिए उसको क्या होता है बताइए, देखिए उसको और बताइए क्या होता है। गजब हाल है, सही से फॉर्मूला भी आप लोग नहीं देख रहे हैं। KP/RQ किस में है वह? एक्सिस में कि परपेंडिकुलर में? एक्सिस में बताइए। 2 KP/RQ। ये छोटा छोटा फॉर्मूला भी नहीं याद रखिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं याद रखिएगा तो आगे क्या समझ में आएगा भाई? चलिए इधर देखिए, इधर देखिए। तो ये क्या है? एक्सिस है ना जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस यानी एक्सिस के अनुदिश, एक्सिस के अनुदिश विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं बताइए? E बराबर 2KP/R³। लेकिन ध्यान दीजिए, उस समय एक्सिस में डाइपोल मोमेंट P था, माने एक्सिस ये था ना, और डाइपोल मोमेंट क्या था? P था। अभी जिसको हम एक्सिस माने हैं उसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2KP के बदले लिखेंगे P cos थीटा। कोई डाउट है? ये क्या हो गया? 2KP/RQ एक्सिस के लॉन्ग होता है, लेकिन वहाँ डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P। लेकिन यहाँ डाइपोल मोमेंट कितना निकाले हैं? P cos थीटा। तो क्या हो जाएगा? P cos थीटा। किसके जगह पर? P के जगह पर। ये हो गया आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, अलोंग द एक्सिस। अब आइए नाउ या एंड लिखिए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर में कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस यानी लंबवत अक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या था बोलिए तो, KP बाई आर क्यूब। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, P साइन थीटा है, परपेंडिकुलर एक्सिस में यहाँ P क्या है, P साइन थीटा है, तो क्या लेंगे, P साइन थीटा लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये किधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, और ये किधर हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस, कोई दिक्कत। अब इस दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इसका फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस का, कोई दिक्कत, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर का। ये किसका है, परपेंडिकुलर का, और इसका मान कितना आया है बताइएगा, 2kp cos थीटा बाई, और इसका कितना आया है, kp साइन थीटा बाई आर क्यूब। आपको पता है वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ, अगर दो वेक्टर का टेल एक ही जगह पे हो तो रिजल्टेंट कहाँ जाता है, बीचों बीच जाता है। तो इसका क्या ये ई नेट हो जाएगा कि नहीं, तो ई नेट का मान कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम लॉ से। तो अब यहाँ ये नाउ अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, यानी पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार यहाँ ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो ई नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। एक्चुअली फॉर्मूला तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन 2ab cos थीटा हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक्सिस है, ये एक्सिस और ये उसका परपेंडिकुलर है, तो एंगल ऑलवेज 90 होगा, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ थीटा कितना है बोलिए, 90 डिग्री, थीटा कितना है दोनों वेक्टर के बीच का, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, ई अलोंग एक्सिस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए पैरेलल हम क्यों बोल दिए, तो जो एक्सिस है उधर का फील्ड पैरेलल नहीं होगा, हाई क्या बोल दिए, परपेंडिकुलर। तो अब बताइए पैरेलल वाला कितना, मतलब इसको हम पैरेलल बोल रहे हैं और इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तो बताइए पैरेलल वाला कितना है, तो ये क्या हो जाएगा 2kp cos थीटा बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये क्या होगा kp साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। क्या इसे होगा कि नहीं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर कीजिएगा। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन होने वाला है, उसको निकाल ही लेते हैं डायरेक्ट। क्या कॉमन होने वाला है देखिएगा, 2 और k और p आर क्यूब है कि नहीं है। पहले रूट के अंदर ही कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले रूट के अंदर ही कॉमन ले लेते हैं। है देखिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2kp बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ क्या बच जाएगा देखिए। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 इसमें है और इसमें नहीं है, तो 2 को हटा लीजिए, 2 नहीं ले सकते हैं। k इसमें भी है, k इसमें भी है, p इसमें भी है, p इसमें भी, rq इसमें भी, rq इसमें भी है, ये तो कॉमन लिया जाएगा ना। तो जैसे इतना कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच गया 2 cos थीटा, क्या बच गया 2 cos थीटा का होल स्क्वायर बच गया। अच्छा प्लस इसमें क्या बच गया साइन थीटा, तो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा ही लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब चलिए आगे बढ़िए, इस रूट से इसको बाहर निकालिएगा तो ये 2 है तो सिंगल निकलेगा, ये तो पता है ना। इसका स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो सिंगल निकलेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा आपको KP/R³ अंडर रूट में क्या रहेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा। मतलब देख भाई बुर्बक आदमी, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा। आप प्लस क्या लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप लोग कुछ आइडिया लगा सकते हैं आगे। अच्छा बहुत बढ़िया, लेकिन देखो बुर्बक थोड़ा सा ध्यान दो, ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो उसमें से उसको ऐसे लिख दो ना, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक cos स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 दे देगा, एक 3 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा आप प्लस cos स्क्वायर थीटा आप प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। और ये टर्म क्या दे देगा, 1। तो इसको अब लास्ट में हम लिख देंगे KP/R³ अंडर रूट, इसको पहले लिख दो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और कहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, ये प्लस में है, कैसे खत्म कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई नेट, कहाँ पर, एनी पॉइंट पर। ठीक है, तो देखो इसमें भी ज़्यादा कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको एक्सिस वाला पता है, अब परपेंडिकुलर वाला पता है, अब पैरेललोग्राम लॉ पता है, तो फिर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, तब तो उसके बाद मैथमेटिक्स आ गया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पैरेलल और एक्सिस पता है, यानी एक्सिस वाला परपेंडिकुलर वाला फार्मूला पता है, तो आप उस पर सेट करके इसको बना सकते हैं। ये भी आपको 5 नंबर में पूछता है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें, चलिए। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ओ फ्रेश नहीं आ रहा है क्या?